बिश्नोई के जेल से पाकिस्तान में बैठे दोस्त से बात करने और ईद की मुबारकबाद देने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर लॉरेंस का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में जो है लॉरेंस बिश्नोई के जेल से पाकिस्तान में बैठे दोस्त से बात करने और ईद की मुबारकबाद देने का आरोप लगाया है। आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। नहीं है, दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होगी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। नहीं है, दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होगी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। नहीं है। और आज वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि शाम करीब 4:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे और देश भर के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि का ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत किसान सम्मेलन से होगी। इसके बाद काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे और शाम में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन करेंगे। फिर मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा पूरी तरह से किसानों को समर्पित है। किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। देश के 9 करोड़ 7 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। डीबीटी के तहत 20,000 करोड़ से ज्यादा की 17वीं किश्त ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे। किसानों के उगाए उत्पादों को देखने स्टॉल पर जाएंगे। 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सभी किसान भगवा टोपी में नजर आएंगे। किसानों और महिला समूह को 300 आवास देंगे। 167 किसान सखी को प्रमाण पत्र देंगे। ये महिलाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं। पीएम मोदी मेहंदीगंज से पुलिस लाइन जाएंगे, जहां से विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर बाई रोड जाएंगे। इस दौरान मिनी रोड शो की भी झलक दिखेगी। पूरे रास्ते पीएम के स्वागत की तैयारी की गई है। पीएम मोदी भी गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाते हुए काशी के लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और तीसरी बार उन्हें काशी के सांसद चुनने के लिए आभार जताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ने का फैसला कर लिया है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर सांसद रहने का फैसला किया है और अब वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी का यह पहला चुनाव होगा। वही सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय को औपचारिक रूप से रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने और वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने की जानकारी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे उन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। वायनाड को राहुल गांधी की बाय बाय। प्रियंका गांधी संभालेंगी वायनाड का मोर्चा।
रायबरेली की विरासत को संभालेंगे राहुल? लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही था कि राहुल गांधी किस सीट पर बने रहना चाहते हैं और किस सीट को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन खुद राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो रायबरेली की विरासत को संभालेंगे और केरल की वायनाड लोकसभा सीट को बहन प्रियंका के लिए छोड़ देंगे। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। बड़े सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। राहुल गांधी ने इस बार रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की थी, लिहाजा राहुल गांधी के पास विकल्प था कि वो वायनाड के साथ रहना चाहते हैं या फिर रायबरेली के साथ। यही वजह है कि जैसे ही राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ने का ऐलान किया, बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। वंशवाद की राजनीति करती है कांग्रेस, जिम्मेदारी से भागते हैं राहुल। प्रियंका को बलि का बकरा बनाया, पहले अमेठी छोड़ा, अब वायनाड। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट को छोड़ने का ऐलान किया तो केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने भी मौका नहीं गंवाया। उन्होंने राहुल गांधी पर वायनाड का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने फायदे के लिए वायनाड का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के लिए केरल सिर्फ पॉलिटिकल एटीएम है। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के फैसले का स्वागत किया है, जबकि बीजेपी राहुल गांधी पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगा रही है। उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि रायबरेली की सीट से वो बने रहेंगे और वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी। इस तरह दोनों सीट पर गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व बना रहेगा। कि परिवारवाद की गाड़ी रायबरेली से अब वायनाड तक वो ले जाना चाहते हैं। और दूसरी बात उससे ज्यादा गंभीर है, उन्होंने कभी भी वायनाड के लोगों को यह नहीं बताया कि वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे और अब उस सीट को त्याग रहे हैं। तो वहां की जनता जिन्होंने उन्हें बहुत उम्मीद के साथ दूसरी बार चुना है, उनके मन में क्या बीत रही होगी। राहुल गांधी का वायनाड सीट छोड़ना और प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के फैसले से कांग्रेस उत्तर भारत में और मजबूत होगी, जबकि बीजेपी सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी रायबरेली से इस्तीफा देने से डर गए, इसीलिए उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान किया। ये दोनों भाई बहन जो हैं केवल अपनत्व का झांसा देते हैं और टाटा बाय बाय हाय हाय हेलो हेलो वाले लोग हैं और ये केवल चुनाव के सरगर्मी के दौरान चुनाव में पिकनिक बनाने आते हैं। और रायबरेली से पहले ही सोनिया जी ने कहा था कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ और वो गांधी परिवार ने साबित कर दिया कि जैसे गांधी परिवार के वरिष्ठ लोगों ने सेवा की है रायबरेली की, अमेठी की, उसी प्रकार से आदरणीय राहुल जी भी अपनी सेवा उस तरह से करेंगे। बीजेपी का यह भी दावा है कि वायनाड से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। बहुत अच्छा रनअवे ब्राइड मूवी देखी थी ना, हमेशा भागते रहते हैं दुल्हन, तब राहुल गांधी वायनाड से भागे, अच्छा है।
प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हालांकि चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को प्रयोगों की राजनीति का बड़ा मौका दिया है। यही वजह है कि राहुल गांधी भी सियासी पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। और ये खबर कई दिनों तक सवालों में रही कि आखिर वायनाड और रायबरेली सीट को लेकर राहुल गांधी के मन में क्या है, लेकिन अब यह तय हो चुका है कि राहुल गांधी रायबरेली नहीं छोड़ेंगे और अपनी बहन को वायनाड से चुनाव लड़वाएंगे। तो आखिर कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे वजह क्या है, समझते हैं इस रिपोर्ट में। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की उखड़ती सांसों को ऐसी ऑक्सीजन दी कि पूरी कांग्रेस का जोश हाई है। अक्सर चुनाव बाद छुट्टियों पर जाने वाले राहुल लगातार एक्टिव हैं और अब तो ऐलान भी कर चुके हैं कि रायबरेली को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन क्यों? इसका जवाब रायबरेली और कांग्रेस के परंपरागत गठजोड़ में छिपा है। ये सीट कांग्रेस की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। 1952 से रायबरेली सीट पर गांधी परिवार का कब्जा है। राहुल इस सीट के जरिए हिंदी बेल्ट में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही नॉर्थ इंडिया भी राहुल गांधी के टारगेट पर है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने जो रूट चुना, उसमें सबसे ज्यादा वक्त भी इसी इलाके को दिया। राहुल गांधी अब ये समझ चुके हैं कि अगर कांग्रेस को केंद्र में आना है तो यूपी में सबसे पहले पैठ बनानी होगी और इस बार के नतीजों ने कांग्रेस के लिए शुभ संकेत भी दिए हैं। यूपी में इस बार कांग्रेस को 9.4% वोट मिले हैं। 2019 के चुनावों में कांग्रेस का यही वोट शेयर 6.36% था। इसके अलावा राहुल गांधी ये भी समझ रहे हैं कि अगर वो यूपी छोड़ते हैं तो उन्हें अखिलेश यादव का सहारा लेना होगा, जिसका मतलब ये है कि यूपी में कभी कांग्रेस अपने दम पर खड़ी नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि राहुल गांधी ने बरेली सीट के साथ रहने का ऐलान किया है, जबकि वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी के लिए सेफ पिच तैयार है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताए। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस ने भविष्य की राजनीति के लिए एक सोचा समझा रोड मैप तैयार किया है, जिसमें नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया की राजनीति को साधने का प्लान बनाया गया है। और चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल तो किसी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन अब बैक्टीरिया काल शुरू होने का खतरा है। जापान में एक बैक्टीरिया ने बड़ा आतंक मचाया है। यह ऐसा बैक्टीरिया है जो संक्रमण के बाद मरीज को 48 घंटे के अंदर मौत की नींद सुला देता है। डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब यूरोप के 5 देशों तक यह बैक्टीरिया पहुंच चुका है। देखिए रिपोर्ट। क्या दुनिया एक और कोरोना वायरस जैसी महामारी के लिए तैयार है? क्योंकि इस बार चीन नहीं, जापान से बहुत ही डराने वाली खबर है। जापान का एक बैक्टीरिया इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह इंसान को 48 घंटे के अंदर मार डालता है। यह इंसान के जिस्म में पलता है। यह इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। इसीलिए इसे मांस खाने वाला बैक्टीरिया कहा जाता है। यह बैक्टीरिया अगर 3 लोगों को हुआ तो समझ लीजिए उनमें से एक इंसान को यह जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, जो जीने का दूसरा मौका नहीं देता। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चीन से फैला और अब जापान से ऐसा बैक्टीरिया फैल चुका है जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा जानलेवा बताया जा रहा है। यह बैक्टीरिया शरीर में सूजन पैदा करता है और फिर इंसान को मरने के लिए छोड़ देता है।
जापान में फैल चुका है मांस खाने वाला बैक्टीरिया। जापान में इस बीमारी का नाम दिया गया है STSS यानी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इस बैक्टीरिया से 48 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। अब तक जापान में इस बैक्टीरिया के करीब 1000 केस मिल चुके हैं, जो वाकई बहुत फिक्र करने वाली बात है। जापान के अलावा यह बैक्टीरिया यूरोप के 5 देशों तक फैल चुका है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, हॉलैंड और स्वीडन शामिल है। यहां इस बैक्टीरिया ने सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक किया है। जापान में STSS बीमारी के 2500 से ज्यादा मामले आ सकते हैं। इसमें मृत्यु दर 30% तक पहुंच सकती है, यानी 3 में से 1 मरीज की मौत हो सकती है। जापान के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। उन्हें STSS के मरीजों को फौरन इलाज के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। लेकिन ये भी सच है कि जापान में इस बीमारी से लोग काफी डरे हुए हैं और एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि इस बैक्टीरिया का संक्रमण भी तेजी से होता है। लेकिन सवाल है कि ये बीमारी होती कैसे है और इसके लक्षण क्या है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मांस खाने वाला जापानी बैक्टीरिया आमतौर पर सूजन और गले में खराश की वजह से पैदा होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्रोसिस यानी टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। हथेलियों या तलवों पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। उल्टी होती है, डायरिया हो जाता है। इसके अलावा शरीर में दर्द होता है, बुखार, लो ब्लड प्रेशर और फिर अंग काम करना बंद करने लगते हैं। टोक्यो के डॉक्टरों ने लक्षण दिखने पर फौरन रिपोर्ट करने को कहा है। पहले मरीज के शरीर, खासकर पैर में सूजन दिखती है, फिर कुछ घंटों बाद ये पूरे शरीर में फैल जाती है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो एक बार इंसान के जिस्म में पहुंचा तो सबसे पहले अगर इसने पैर के निचले हिस्से यानी एड़ी के आसपास असर दिखाया तो देखिए ये कितनी तेजी से फैलता है। अगर सुबह एड़ी के आसपास सूजन हुई तो दोपहर तक घुटने तक इसका असर हो जाएगा और शाम तक इसका असर पेट और जिस्म के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है और फिर 48 घंटे के अंदर मरीज की मौत हो सकती है। STSS से निपटने के लिए जापान के बाजार में एक वैक्सीन भी मौजूद है जो शरीर में एंटीबायोटिक बनाती है, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होती, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बैक्टीरिया शरीर में जहरीला पदार्थ पैदा करता है। इससे जलन होने लगती है, फिर ये शरीर में टिश्यू को डैमेज करता है, जिससे सूजन फैलने लगती है। इसके बाद टिश्यू मरीज के मांस को खाने लगते हैं, जिससे तेज दर्द होने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम तब हो सकता है जब बैक्टीरिया आपके शरीर पर खुले घावों में चल जाता है। ऐसा सर्जरी के दौरान भी हो सकता है, प्रसव के दौरान होने का खतरा है और महिलाओं पर यह बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हमला करता है। बैक्टीरिया और वायरस में फर्क समझ लीजिए। बैक्टीरिया एक कोशिका होती है जो अपने आप या तो जिस्म के अंदर या बाहर जिंदा रह सकती है, जबकि वायरस बिना मेजबान के जिंदा नहीं रह सकते। वो जिंदा रहने और फैलने के लिए कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं और इसी तरह वायरस का संक्रमण होता है। इस बैक्टीरिया से बचना है तो जापान में लोगों को बार बार हाथ धोने और खुले घावों का फौरन इलाज कराने की सलाह दी जा रही है। अमेरिका के CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन के मुताबिक जापानी बैक्टीरिया वाली बीमारी STSS किसी को भी हो सकती है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों, खासकर 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को खतरा ज्यादा है। यही वजह है कि जापान में आजकल लोगों में डर बहुत ज्यादा है। वो कोरोना से हुई तबाही भी देख चुके हैं और अब STSS अगर जापान से बाहर फैला तो बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। इस वक्त जापान में लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इसमें बीमारी की गंभीरता और खतरों के बारे में बताया जा रहा है। दुनिया पहले ही कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक चुकी है, क्योंकि हालात ही ऐसे थे जब दुनिया का एक एक कोना इस बीमारी से लड़ रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2020 से अब तक यानी जून 2024 तक कोरोना के 77 करोड़ से ज्यादा केस आ चुके हैं।
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जापान में कोरोना के बाद जिस तरीके की ढील दी गई उससे STSS के मामलों में इजाफा हुआ है। सिर्फ जापान ही नहीं, कई देशों में ऐसे केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में जापान के बैक्टीरिया को लेकर भारत के लिए खतरा क्या है, भारत को किन बातों को ध्यान देना चाहिए, ये सबसे अहम बात है। भारत में इसका कोई केस अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को कोई चोट या खुला घाव है तो उसका सही इलाज जरूर कराएं, क्योंकि संक्रमण न फैले, इसका ख्याल तो हमेशा रखना चाहिए। और नोएडा में कुछ दिन पहले आइसक्रीम से कनखजुरा निकलने की जो घटना है वो सामने आई, और अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला रहा। पिछले हफ्ते नोएडा के सेक्टर 12 में रहने वाली महिला ने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम मंगाई थी, लेकिन आइसक्रीम का बॉक्स जब खुला तो उसमें कनखजूरा निकला। इसके बाद तो मामले ने तूल पकड़ लिया। महिला ने आइसक्रीम कंपनी के साथ ही दूसरी सरकारी एजेंसियों को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए शिकायत की। इसके बाद आइसक्रीम कंपनी ने महिला से डिब्बा मांगा, लेकिन महिला ने डिब्बा नहीं दिया। कंपनी की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। अपने आर्टिफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर महिला पर गलत जानकारी देने का आरोप के साथ साथ आइसक्रीम बॉक्स नहीं देने का भी आरोप लगाया है। अब महिला ने भी इस पर जवाब दिया है। उसका कहना है कि कंपनी की तरफ से 2 लोग आए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिव्या है, सीधे बातचीत करते हैं। मैम, क्या हुआ था? आप अमूल के कोई पदाधिकारी आपके घर आए थे, उस दौरान क्या कुछ हुआ था? देखिए, 15 तारीख की शाम को 9:30 बजे अमूल के डिपार्टमेंट के नरेंद्र जी और शिवम जी मेरे पास आए थे, जिन्होंने डब्बा मांगा था। तो मैंने उनसे ये बात कही थी कि देखिए, मैं डब्बा आपको नहीं दूंगी, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट भी डब्बे की रिक्वायरमेंट मेरे से कर सकता है, तो आप इसमें से सैंपल लेके जा सकते हैं। तो जिसमें से कि शिवम जी ने अमूल में से, आप सैंपल देख सकते हैं, इसमें से सैंपल लेके जा चुके हैं। महिला का ये भी कहना है कि उसने अनजान लोगों को आइसक्रीम बॉक्स देना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसने खाद्य विभाग की टीम से भी संपर्क किया था, इसलिए सैंपल की जरूरत पड़ती। चाह रहा है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आप जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, ना तो आपने अमूल को ये डिब्बा दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये सभी को पता है कि एक तो अमूल की तरफ से गलती हुई है और दूसरी तरफ से अमूल अपनी तरफ से झूठा भ्रम फैला रहा है। अगर और उसके बाद भी कल भी अमूल की तरफ से कुछ पदाधिकारी आए थे और उन्होंने मेरे पास बिल्कुल भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि बॉक्स ले जाना है। उस दिन वो बॉक्स नहीं ले गए थे। अगर कल उनके अधिकारी आए थे, अगर उनको बॉक्स की रिक्वायरमेंट थी तो वो बॉक्स लेके कल जा सकते थे। बट मैंने उनसे ये बात पूछी भी थी कि आप लोगों ने जो जांच के लिए आइसक्रीम लेके गए हो उसका क्या किया। उन्होंने साफ बोला है मेरे से कि वो जांच अभी चल रही है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन स्तर पर जांच चल रही थी, जिला प्रशासन के लोग भी आए थे, वो भी कुछ सैंपल ले गए थे, क्या कुछ निकला है? कोई बातचीत हुई आप लोगों की? जी, मेरी कल खाद्य विभाग से 2-3 लोग जो घर पे आए थे, विजिट किया था, जिन्होंने मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने चालान कर दिया है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैंने उनसे ये बात भी कही कि कल मैंने 2-3 बार उनको कॉल किया था कि आपको अगर बॉक्स, मैंने उनसे सवाल भी पूछा था खाद्य विभाग से कि आप लोग जब आइसक्रीम मेरे पास है तो आप लोग किस चीज की जांच कर रहे हो, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर आपको सैंपल चाहिए तो मैं आपके पास बॉक्स पहुंचाने आऊं, तो उसमें साफ उन्होंने मना कर दिया है कि हमने और जगहों से सैंपल कलेक्ट कर लिया है। एक तरफ कंपनी का पक्ष सामने आया है तो वहीं महिला का कहना है कि कंपनी अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही है। सच्चाई जांच में सामने आ ही जाएगी, लेकिन आइसक्रीम में कनखजूरा मिलने के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और कोटा में दुष्कर्म से परेशान होकर आत्मदाह करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। अब परिवारजन इस मामले में अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिवारजनों का आरोप है कि इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मारपीट करने वाले 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार जो है वो नहीं किया। फिलहाल आपको बता दें कि बुढ़ादी थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। करी तो ये उठे और उन्होंने देखा कि हमारी बेटी नहीं है, तो जाते ही और वो बाहर बैठा था तो उसने इसके लड़के को भी थप्पड़ लगा दी। थप्पड़ लगाने के बाद उन्होंने उनके परिजनों को कॉल करके उनको बुला लिया और ये तो आमने सामने बात करने लग गए। इसी दौरान वो लड़की अंदर घर पे जाकर साकड़ लगा के और शर्म के चक्कर में वो तो ऐसा वो दूध गई, तो इसलिए डीजल पटक के और उसने आग लगा ली।
और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे महारो राजस्थान। नमस्कार।